आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 का पाठ 10 फसल उत्पादन का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम भंडारण, हरित क्रांति, फसल समुन्नति और पशुपालन के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का पाठ शुरू करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि हमने पिछले 2 भागों में क्या जाना। पिछले भाग में हमने कृषि के बारे में जाना। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार होने लगे। मौसम के अनुसार फसलों को 3 भागों में बांटा: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। रबी की फसल नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल में काटी जाती है। वह जायद की फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। इसके बाद खेती करने के लिए बहुत से चरणों से गुजरना पड़ता है, तो उनको हमने एक एक करके अध्ययन किया। खेती करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मिट्टी, और क्योंकि मिट्टी से ही पौधे जल और खनिज लवण अवशोषित करते हैं, तो पहले मिट्टी तैयार करते हैं। हमने विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में जाना: बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। उसके बाद खेतों की जुताई की। खेतों की जुताई हैरो नामक यंत्र से और हल के द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद बीजों के चुनाव का परीक्षण के बारे में, बुवाई, मृदा के पोषक तत्व, 3 प्रकार के पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में भी अध्ययन किया। इसके बाद फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या है? एक फसल के बाद दूसरी फसल बोई जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। इसे हम फसल चक्रण कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल बोई जाती है। फिर कंपोस्ट खाद क्या होती है? जो सड़े गले पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, मरे हुए जीव हैं, फल सब्जियों के छिलके हैं, इनको हम एक गड्ढे में इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद इसको मिट्टी से ढक देते हैं, तो इनके अंदर कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, जिसे हम कंपोस्ट खाद को प्राप्त करते हैं। जो उर्वरक हमें कंपोस्ट खाद से प्राप्त नहीं हो पाते हैं, उन्हें फैक्ट्रियों में बनाकर वायुमंडल की नाइट्रोजन से रासायनिक उर्वरक बनाते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजनी उर्वरकों के बारे में जाना। नाइट्रोजन चक्र के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की। नाइट्रोजन चक्र क्या है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को पेड़ पौधे सीधे नहीं अवशोषित करते हैं, इसको नाइट्रेट के रूप में बदलकर ही वो जब वह पानी में जल में घुल जाती है, उसके बाद उसको वो अवशोषित कर पाते हैं। इसलिए वायुमंडल की नाइट्रोजन 3 तरह से नाइट्रेट में बदलती है: तड़ित और वर्षा के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा और रासायनिक उर्वरक के द्वारा। फिर वह नाइट्रेट मिट्टी में जल के साथ घुल जाती है और पेड़ पौधे उसे अवशोषित कर लेते हैं, और जिससे वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे से हम लोग जीव जंतु भोजन लेते हैं, और जब पेड़ पौधे और जीव जंतु मृत हो जाते हैं तो पुनः नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, और नाइट्रेट को डीनाइट्रीफाइंग जीवाणु पुनः नाइट्रोजन में बदल देते हैं। इस प्रकार से वायुमंडल में ये नाइट्रोजन का चक्र चलता रहता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बना रहता है। इसके बाद फसलों की सिंचाई किन साधनों से की जाती है और किस हिसाब से हमें सिंचाई करना चाहिए, इसके बारे में भी जाना। मिट्टी की जल धारण क्षमता। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की अलग अलग जल धारण क्षमता होती है, और उसी के आधार पर हमें सिंचाई करनी चाहिए। फसलों को पक्षियों, चूहे, इल्ली, टिड्डे और खरपतवार आदि से बचाने के बारे में हमने अध्ययन किया। कटाई और मड़ाई। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो इसको काटा जाता है, कभी कभी मशीनों के द्वारा, कभी हाथ के द्वारा। इस प्रकार से फसल की कटाई और फिर मड़ाई, फसल से भूसे को अलग करना मड़ाई कहलाता है, जो कि कुछ मशीनों के द्वारा भी कर सकते हैं। छोटे किसान इसको फटक कर भी करते हैं।
तो चलिए अब हम देखते हैं आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हम भंडारण, जब फसल पककर तैयार हो गई, उसकी कटाई मड़ाई भी हो गई, अब उनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो उसको किस प्रकार से भंडारित करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भंडारण के उद्देश्य, हरित क्रांति, फसल समुन्नति और विभिन्न फसलों की समुन्नत किस्मों के बारे में जानेंगे। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ, हमें विभिन्न जंतुओं से बहुत से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं और किन किन से कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं इसके बारे में भी आज अध्ययन करेंगे। फिर पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के बारे में आज हम इस भाग में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खेती के लिए विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो हमने आपको बताया था, पहले मिट्टी तैयार करते हैं, बीजों का चुनाव करते हैं, उनकी बुवाई की जाती है, फिर मिट्टी के पोषक तत्वों का ध्यान रखा जाता है, फसलों की सिंचाई की जाती है और जो अनावश्यक खरपतवार उसमें उगे आते हैं उन पर नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद कटाई और मड़ाई होती है। इस कटाई और मड़ाई के बाद आखिरी स्टेप है भंडारण, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। फसल उत्पादन के पश्चात उपज का भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है। चूहे, कीड़े और अन्य छोटे जीवों से उपज को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर अन्न के भंडारण के लिए उन्नत भंडारों, धातु के बर्तनों और साइलों का प्रयोग किया जाता है। आप सोच रहे होंगे आप कि साइलो क्या है? बड़े बड़े कंटेनर होते हैं और बड़े स्तर पे उनमें फसलों का भंडारण किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से साइलो में भंडारण होता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान दिया जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे कि अनाज, दालें इत्यादि, उनको कमरे के ताप पर रखा जाता है। और जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि फल, सब्जियां, इनको कम ताप पर 0 डिग्री से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित किया जाता है। भंडारण के उद्देश्य, अब हम भंडारण क्यों करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि उचित भंडारण के द्वारा वर्ष भर खाद्यान्न की उपलब्धता रहती है, यदि हम लोग अच्छे से भंडारण करेंगे तो फसलें मौसम के हिसाब से उत्पन्न होती हैं। तो जो गर्मी वाली फसल है वो हम सर्दी में भी खा सकते हैं और जाड़ों में भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग मौसम में प्राप्त हुई फसलों को हम वर्ष भर प्राप्त कर सकते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में सुविधा पूर्वक खाद्य पदार्थ पहुंचाए जा सकते हैं। जो बहुत दूर क्षेत्र हैं वहां पर अगर हम उचित तरीके से भंडारण करके उन्हें पहुंचाएंगे तो वो आसानी से सुरक्षित पहुंचेंगे। अदरवाइज वो खराब हो जाएंगे, बीच में ही सड़ जाएंगे या फिर उनमें छोटे छोटे कीड़े लग सकते हैं, कुछ भी नुकसान हो सकता है। कीड़ों और कवकों के द्वारा खाद्यान्न की हानि को रोका जा सकता है। तो जो कीड़े लग जाते हैं, यदि हम अच्छे से भंडारण करेंगे तो हम इस हानि से भी हमारे खाद्य पदार्थों को बचा सकते हैं। यदि कभी प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाती है और उचित रूप से भंडारित अनाज जनता को उपलब्ध कराया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कभी बहुत प्राकृतिक आपदा आ जाती है और हमारी सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो फिर हम जो पुराने हमने भंडारित की हुई फसल हैं उनके प्रयोग से हम लोग जनता को अनाज उपलब्ध करा सकते हैं। खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCI के माल गोदामों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। किन माल गोदामों में किया जाता है? FCI के। हरित क्रांति, हरित यानी कि हरा रंग। तो फसल उत्पादन के सभी चरण क्रमबद्ध तरीके से अपनाए जाने पर पैदावार में वृद्धि होती है। यदि हम उनको सही तरीके से चरण वाइज चरण फसल उत्पादन का पूरा ध्यान रखेंगे तो हमारी जो फसल है वो ज्यादा मात्रा में हमें प्राप्त होगी और देश
कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या खाद्य आपूर्ति के लिए फसल उत्पादन की पद्धतियों में सुधार और विकास होते रहते हैं और कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य से इसके लिए प्रयास 1960 ईस्वी से किए गए हैं। इसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई है? 1960 ईस्वी से। हरित क्रांति के तहत कृषि के क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे कि ट्रैक्टर, हल, सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल, उन्नत कोटि के बीज, कीटनाशक दवाओं तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। हम पहले कृषि करने के लिए बहुत मेहनत करते थे, सब कुछ हाथों से ही करते थे, लेकिन वर्तमान में विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि जब से हरित क्रांति प्रारंभ हुई है, हम कम समय में अच्छी किस्म की और ज्यादा फसल प्राप्त करते हैं। फसल समुन्नति। फसल उत्पादन में वृद्धि का दूसरा उपाय है फसल की उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना। यह प्रणाली फसल समुन्नति कहलाती है। तो उन्नत किस्मों का विकास किस तरह से किया जाता है? इसमें वांछित गुण वाली दो विभिन्न किस्मों में परस्पर संकर करवाकर नई किस्म तैयार की जाती है, विकसित की जाती है। जो जैसे दो किस्में हैं, जिनमें उन दोनों किस्मों के जो अच्छे गुण होंगे उनको संकर करा के उनके अच्छे गुणों को प्राप्त करके हम तीसरी नई किस्म बनाते हैं और जिससे हमारी फसल की उत्पादन क्षमता और उसकी किस्में उन्नत होती हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। गेहूं की एक किस्म ली जिसकी उत्पादकता अधिक है किंतु कवकों से शीघ्र संक्रमित हो जाती है, और दूसरी किस्म है जिसकी उत्पादकता तो कम है लेकिन वो है कवकों के संक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता अधिक होती है उसके अंदर। तो इन दोनों किस्मों के बीच हमने संकर करवाया और इन दोनों के संकरण के द्वारा गेहूं की ऐसी किस्म विकसित की जा सकती है जिसकी उत्पादकता भी अधिक हो और कवकों के द्वारा संक्रमित होने की संभावना भी ना हो। तो इस प्रकार से हमने दो किस्मों में से जो अच्छे उनके गुण थे उनको लेकर एक नई ऐसी किस्म उत्पन्न की जिसमें कि दोनों ही अच्छे गुण थे, उसकी उत्पादकता भी अधिक थी और कवकों के प्रति प्रतिरोधकता भी अधिक थी। तो इस प्रकार से हमने बहुत सी फसलों में संकर के द्वारा कुछ समुन्नत किस्में उत्पन्न की हैं, जैसे कि गेहूं में सोनालिका, कल्याण सोना, ये गेहूं की उन्नत किस्में हैं जो कि संकर के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। इसी प्रकार से धान की है जया, पद्मा, पूसा 215 और मक्का की है गंगा और रंजीत। ये संकर करके हमने इनकी अच्छी किस्में उत्पन्न की हैं। इसी प्रकार से और भी फसलों की उत्तम किस्मों को हम समुन्नत विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। उन्नत बीजों के उपयोग से उत्पादन पर प्रभाव। उन्नत बीजों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु इससे मिट्टी की गुणवत्ता तथा जल की उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। भूमिगत जल की मात्रा में भी लगातार कमी आ रही है। कई ऐसे अन्य भी कारण हैं जैसे कि जंगलों की कटाई, औद्योगिकरण, प्रदूषण, इनकी वजह से भी भूमिगत जल में कमी आ रही है। भूमिगत जल स्तर को संरक्षित रखना अति आवश्यक है और इसके लिए वर्षा जल एवं संवर्धन और जल संरक्षण को लगातार प्रोत्साहित करना चाहिए और आप लोगों को भी जल संरक्षण करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक जल हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितनी आवश्यकता हुई उतना ही जल हमें प्रयोग करना चाहिए। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। अब बहुत से जंतु हैं जिनसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। हम सभी अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पौधों की भांति जंतुओं पर भी आश्रित हैं। हमें दूध, अंडे, मांस जैसे खाद्य पदार्थ जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। आप प्रतिदिन दूध का उपयोग तो करते ही होंगे। कुछ सर्वाहारी
जो कि कृषि जो कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं, वो अंडे और मांस को भी खाते हैं। हम सभी उन जंतुओं को पालते हैं जिनसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, और पालतू जंतुओं के घर पर अथवा पशु गृह में पाला जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बकरी है, गाय है, इनको हम अपने घरों पर भी पालते हैं और पशु गृह में भी पालते हैं। पशु पालन, जंतुओं की अच्छे तरीके से जो देखभाल की जाती है और उनको पाला जाता है, इसी को हम पशुपालन कहते हैं। हमारी जो विशाल जनसंख्या है, उसके पोषण हेतु जंतु खाद्य प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर पशु पालन करना आवश्यक है। फसल की तरह पशुओं की देखभाल के लिए भी हमें कुछ निर्धारित चरणों से गुजरना होता है या निर्धारित चरणों को अपनाना होता है। आइए उन पशुओं के पालने के विषय में चर्चा करें जिनसे हमें दूध, अंडे और मांस के रूप में भोजन प्राप्त होता है। दुग्ध उत्पादन, दूध देने वाले पशु जैसे कि गाय, भैंस को डेयरी फार्म में पालते हैं और ये पशु दुधारू पशु कहलाते हैं। प्राचीन काल से ही गाय और भैंस दूध उत्पादन का मुख्य स्रोत है। दूध से हमें विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व तो आप लोग जानते ही हैं। हमें संतुलित भोजन के लिए ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें संपूर्ण पोषक तत्व हों। पोषक तत्व दूध में हमें कौन से मिलते हैं? प्रोटीन है, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पोटेशियम, कैल्शियम और बहुत से विटामिन हमें दूध से प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम दूध को संपूर्ण आहार भी कहते हैं। दुधारू पशुओं के पालन के लिए उनके उचित पोषण, देखभाल, संरक्षण और प्रजनन की आवश्यकता होती है। पोषण यानी कि उन्हें अच्छे से संतुलित भोजन प्रदान किया जाए, उनकी देखभाल, उनका रक्षा करना जिससे उन्हें कोई बीमारियां ना हो, और उनकी अच्छी प्रजनन की आवश्यकता होती है। उचित रखरखाव होने पर ये पशु लगभग 20 वर्षों तक दूध देते हैं। इन पशुओं के आहार में घास, सूखा चारा, गेहूं का भूसा तथा दलहन का हरा चारा जैसे बरसीम, अल्फा इत्यादि शामिल है। आप जो लोग, बहुत से बच्चे जानते होंगे जिनके घर में पशुओं का पालन किया जाता है कि इन पशुओं को क्या आहार दिया जाता है। सरसों और कपास की खली का भी उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। भोजन, पशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन का समय और उसकी उचित मात्रा आवश्यक है। सामान्यतः चारा प्रातः और सायंकाल दूध दोहने से पहले नाद में दिया जाता है। पेयजल भी दिन में कम से कम 2 बार दिया जाता है। गांव में पशुओं को चरागाहों में छोड़ देते हैं जहां से वे भोजन प्राप्त करते हैं, और नहाने के लिए तालाबों में छोड़ दिया जाता है। डेयरी फार्म में भोजन और साफ सफाई पशु गृह में ही होती है। आवास यानी कि जहां वो रहते हैं। तो पशु कहाँ पाले जा रहे हैं? डेयरी फार्म में। तो डेयरी फार्म में स्वच्छ एवं हवादार आवास की व्यवस्था होती है और ये पक्के बने होते हैं। फर्श पर पुआल का बिछाव होता है एवं मल मूत्र निष्कासन की भी उचित व्यवस्था होती है। जंतुओं की नियमित जांच, जिस प्रकार से हम लोगों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसी प्रकार से जंतुओं की भी जांच कराना बहुत आवश्यक है। गाय और भैंस को कभी कभी संचरनी अथवा वायरस जनित रोग हो जाते हैं जो कि एक दूसरे से फैलते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस गाय को एक वायरस जनित रोग हो गया है जो कि आपस में एक दूसरे से फैलते हैं। इनमें पशु के मुंह में, खुर में छाले भी हो जाते हैं और बुखार आ जाता है। पशु निस्तेज हो जाते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, इसके मुंह में छाले हो गए हैं। और एक एंथ्रेक्स वायरस है जिससे जो रोग होता है वो पशुओं को अत्यधिक घातक है।
कभी कभी परजीवी कृमि का संक्रमण भी पशुओं को रोगग्रस्त कर देता है। कुछ कृमि ऐसे होते हैं जो इनके ऊपर रहने लग जाते हैं और इनको रोगग्रस्त करते हैं। रोगों के लक्षण दिखाई देते ही पशु चिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। इनके बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक टीके लगवाए जाने चाहिए। जैसे कि हम लोग भी टीके लगवाते हैं ना, इसी प्रकार से पशुओं को भी रोग प्रतिरोधक टीके लगवाए जाने चाहिए। और पशुओं की नियमित जांच पशु चिकित्सक के द्वारा होती रहनी चाहिए। दुग्ध उत्पादन क्षमता। आयु के साथ साथ पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी आने लगी है और पशु बार बार रोगग्रस्त होने लगे हैं। रोगग्रस्त पशुओं को स्वस्थ पशुओं के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी हमने बताया था को इनको कुछ वायरस जनित ऐसे संक्रमण रोग हो जाते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं। यदि कोई रोगग्रस्त हो गया है तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखना चाहिए। कुछ लोग दूध प्राप्त करने के उद्देश्य से पशुओं को इंजेक्शन लगा देते हैं, जो कि पशुओं के लिए अत्यधिक घातक होते हैं। अतः इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए उन्हें, और दुग्ध उत्पादन की पूर्ति हेतु उन्नत नस्लों के पशुओं को पालना चाहिए। अब कुछ हम उन्नत किस्मों के नाम बता रहे हैं। आप देखिएगा, गाय की देसी नस्ल है साहिवाल, सिंधी, देवनी, और कुछ विदेशी नस्लें भी हैं, होल्स्टीन और फ्रेजियन। आप इनके नाम याद रखिएगा। भैंस की नस्लें हैं मुर्रा, मेहसाना, सुखी और जीली। इनका एक बार पुनः नाम पढ़ते हैं। देसी नस्लें साहिवाल, सिंधी, देवनी, और विदेशी नस्लें हैं होल्स्टीन और फ्रेजियन। और भैंस की नस्लें मुर्रा, मेहसाना, सुखी और